साधना भाभी, साधना भाभी कहाँ हैं? राम भैया, जल्दी से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाइए। ये मिठाई, पराठे, मटर पनीर, ये सब कुछ ले चलिए। जी बड़ी भाभी। भाभी कहाँ रह गई आप? जल्दी से आइए ना, मुझे देरी हो रही है। अरे आ गई मेरे प्यारे देवर जी, कहिए क्या बात है। आपको पता तो है भाभी, जल्दी से मेरी टाई बांध दीजिए। अरे क्या जिंदगी भर अपनी भाभी से ही टाई बंधवाते रहोगे? इसीलिए तो कहती हूँ शादी कर लीजिए और देवरानी ले आइए। हम तो आपके लिए रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। अगर आपके दिल में कोई है तो बता दीजिए। नहीं भाभी, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। जब तक आपकी कोट की जेब में ये कलम रहेगा ना कलेक्टर साहब, तब तक कुछ मामला नहीं जमने वाला। उसकी जगह गुलाब रखिए। वैसे इस बार कहाँ की पोस्टिंग हुई है आपकी? इस बार मुझे रामपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है भाभी। पता नहीं वहां के गांव वाले कैसे होंगे। आदित्य शहर के गिने चुने हस्ती दिलीप सहाय, जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेस चलाते हैं, उनका बेटा है। परिवार में माता पिता, एक बहन, 2 भाई और एक भाभी हैं। सबको तलाश है तो आदित्य की शादी की। अच्छा, प्रणाम माँ, पिताजी, मैं चलता हूँ। आंखों में आंसू भरकर शांति ने कहा। जा रहा है बेटा, फिर कब आएगा? जल्दी आ जाऊंगा माँ। मैं तो कहकर थक गया हूँ आपके बेटे को शांति जी। जितने की कलेक्टर की नौकरी नहीं, हर कुछ वक्त पर कभी इस गांव कभी उस गांव भेजते हैं। बेटा मेरी बात मान तो मेरे बिजनेस में आ जा, पैसा लगा दूंगा। क्यों शहर छोड़कर, परिवार छोड़कर गांव देहात की मिट्टी में जाना? क्यों पापा, क्या गांव में लोगों का परिवार नहीं रहता? कोई भी जगह खराब नहीं होता। और मैं अपने इस काम से बहुत खुश हूं। मुझे लोगों की भलाई करके खुशी मिलती है। अच्छा, मैं चलता हूं। वैसे तो पैसे वाले लोगों के बर्ताव में घमंड कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन आदित्य उन सब में से अलग था। वो गाड़ी में बैठकर रामपुर गांव के लिए निकल जाता है, जहां वैसे तो काफी हद तक विकास हो चुका था, लेकिन कुछ परिवार गरीबी में जी रहे थे, जिनमें से बूढ़े सुरेंद्र का घर परिवार अत्यंत गरीब था। रहने के लिए एक पुरानी छपरीली छत वाला घर था। पूनम, ओ पूनम बेटिया, मेरी खादी वाली धोती कुर्ता निकाला कि नहीं? जी बाबा, निकाल दिया है। तभी पूनम अपने पिता के कुर्ते को जगह जगह से फटा हुआ देखकर दुखी सी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। बाबा, आपका ये कुर्ता कितनी जगह से फट गया है। कितनी बार सिलाई चलाई है मैंने। एक नया कुर्ता क्यों नहीं सिलवा लेते? अरे बेटिया, मुझ बूढ़े की उम्र तो कट गई। अभी तेरे ब्याह के लिए पैसे जोड़ने हैं, पर तू चिंता मत कर। तेरे कन्यादान के लिए मैं नया कुर्ता जरूर सिलवाऊंगा। ऐसा कहते हुए गरीब बुजुर्ग सुरेंद्र की बूढ़ी आंखों से अपार गरीबी में जीवन जीने का दुख आंसू बनकर बहने लगा। तभी पड़ोसी नरेश खबर दे जाता है। अरे ओ सुरेंद्र काका, नए कलेक्टर बाबू आ गए हैं, जल्दी चलो। आया, अरे आया। गंगा, चाय बनी कि नहीं बनी? जी बस बनकर तैयार है। अदरक इलायची कूट कर डाला है, थोड़ा उबाल आ जाने दीजिए तो ले जाना। सुरेंद्र केतली में चाय लेकर दफ्तर में आ जाता है। कलेक्टर बाबू साहब, अंदर आ जाऊं? आदित्य अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और मिठास भरे लहजे से बोला। आइए ना काका। ये लीजिए आपकी चाय। मेरा नाम सुरेंद्र है। इस दफ्तर में पिछले 10 सालों से सबको चाय मैं ही पिलाता हूं। आदित्य चाय की चुस्की लेते हुए प्रशंसा करके बोला। अरे वाह काका, चाय तो आप फर्स्ट क्लास बनाते हैं। यह सुनकर गरीब सुरेंद्र की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि इतने सालों में उसकी मेहनत की सराहना किसी ने नहीं की थी। उसकी गरीबी को देखकर हर सरकारी अफसर ने उसे दुत्कारा ही था। आदित्य की सूरत सुरेंद्र के दिल में बस गई थी। अरे पूनम बेटी, रोटी पका दी हो तो लेकर आ। तभी आंगन में से अपनी मिट्टी के चूल्हे के धुआं में बड़े कष्ट और जतन से खाना बनाते हुए पूनम ने कहा। लाई माँ, ये लीजिए माँ, पिताजी खाना खाइए। थाली में केवल 2 रोटी और अचार प्याज उस गरीब की बेटी के घर के हालत बयां कर रहे थे। तभी गंगा ने कहा। अजी क्या सोचा है आपने? हमारी पूनम पूरे 22 बरस की हो गई, अब उसकी शादी करवा देना चाहिए। यही तो माता पिता का धर्म है। जानता हूँ गंगा, पंडित जी ने कई रिश्ते बताए भी थे, लेकिन सब लाखों का दहेज मांग रहे हैं। हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे इतना सब कुछ? बेटी का बाप होते हुए मेरी इच्छा यह है कि मेरी पूनम को भगवान अच्छा घर और वर दे।
माता पिता होते हुए दोनों को गरीबी में पूनम के विवाह की चिंता सताती रहती है। किसी तरह दुखों में जिंदगी गुजर रही थी। गरीब खाने को किल्लत तो कभी मौसम उन्हें बड़ा सताती है, ज्यादातर तो बरसात तबाही मचाती है। बिटिया, तेरे बाबा तो बुखार में जल रहे हैं, कल बारिश में भीग गए हैं, आज दफ्तर में तू चाय दे आ। तुझे तो पता है एक वही आसरा है जिससे हम गरीबों के घर का दाना पानी चल रहा है। पूनम चाय लेकर दफ्तर आती है। उसने बहुत ही पुराना सा सलवार सूट पहना था। उसके चेहरे पर सादगी का निखार आया हुआ था। दफ्तर के दरवाजे पर खड़े उसने झिझकते हुए कहा, जी सुनिए जी, मैं चाय लाई हूँ, पिताजी की तबीयत खराब है। आदित्य ने पूनम को पहली बार देखा और पूनम उसके दिल में बस गई। आदित्य ने अपनापन जताते हुए हालचाल पूछा, क्या हुआ है काका को? कल घर जाते हुए बारिश में भीग गई थी और फिर ये बरसात, तो हम गरीबों को सोने भी कहाँ देती है। ये गरीबी तो हम जैसों की किस्मत में है। ये सब कहते हुए पूनम की बातों में बहुत ही दुख बसा हुआ था। अगले कई दिन तक पूनम ही चाय लेकर आती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद आदित्य अपने परिवार में बात करता है और पूनम के होने वाला अमीर ससुराल वाले शगुन साथ लिए आते हैं। उस दिन भी वो गरीब परिवार बारिश से लड़ रहा था। ओहो, इस बरसात ने बड़ा सता कर रख दिया है। पुनः बिटिया, वहाँ बाल्टी लगा, देख छत का वो हिस्सा चू रहा है। जी माँ, लगाती हूँ। तभी द्वार पर आदित्य के अमीर घर वालों को देखकर गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, जी नमस्ते, कौन है आप लोग? किसके घर जाना है? आपको लगता है कि आप रास्ता भटक गए हैं? जी, घर तो बिल्कुल उचित है और हमें जो चाहिए वो इसी घर में है। नमस्ते, मैं आदित्य की माँ हूँ। अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। हमें अपनी बेटी दे दीजिए। इतने अमीर ऊंचे खानदान से चलकर आया रिश्ता देखकर पूनम के गरीब माता पिता फूले नहीं समाते। गंगा अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार करती है। समधे जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मेरी गरीब बिटिया आप जितने सज्जन लोगों के घर की बहू बनेगी। भाई साहब, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एक बेटी के बाप से अमीर कोई नहीं होता है। ये शगुन लाए हैं, इसे स्वीकार कीजिए। दोनों घरों में शादी की तैयारियां होने लगती हैं और बड़े धूमधाम से पूनम अपने पिता के गरीब आंगन से विदा होकर अमीर ससुराल में आती है, जो कि किसी महलों के जैसा था और बहुत से नौकर चाकर उसके स्वागत में फूलों की थालियां लिए खड़े थे। स्वागत है छोटी बहू रानी। तभी खुशी के दिल से शांति पूनम की आरती उतारती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारा इस ससुराल में स्वागत है। आज से ये तुम्हारा अपना घर है और हम तुम्हारे अपने। दाहिने पैर से अंदर कदम रखो। पूनम जैसे गृह प्रवेश करती है तभी फूलों की झड़ी उस पर बरसती है, जिससे उसकी आंखों में खुशियों के आंसू आ जाते हैं। तभी जेठानी और नंद अंगूठी की रस्म की तैयारी करती हैं। आइए आइए प्यारी छोटी भाभी, मैं इसमें अंगूठी डालूंगी और आपको ही जीतना होगा। देख लेना देवर जी, जीतेगी तो मेरी देवरानी। क्या बात है भाभी, पूनम के आते ही पार्टी बदल ली। पूरा ससुराल बहू की तारीफ होता है, जिनमें पूनम जीत जाती है। सब उसे महंगे तोहफे देते हैं और साधना अपने गले का सेट उतारकर उसे पहना देती है। देवरानी जी, ये इस घर का खानदानी हार है। अब तुम इस घर की छोटी बहू हो, इसीलिए इस पर तुम्हारा हक है। नहीं नहीं भाभी, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? ये आपका है। वैसे भी मुझे इतनी महंगे हार पहनने की आदत नहीं है। तो डाल लीजिए भाभी, अब आप हमारे घर का हिस्सा हैं। चलो अब पूनम को उसके कमरे में छोड़ाओ। नंद भाभी को कमरे तक लेकर जाती है। कमरा किसी रानी के कक्ष के जैसा सजा हुआ था, जिसे देखते हुए पल भर के लिए उसकी आंखों के आगे अपने माता पिता का गरीब घर याद आ जाता है। भाभी कैसा लगा? कमरा पसंद आया? पूनम की आंखों से छलकते आंसू उसकी खुशी को बयां कर रहे थे। बहुत सुंदर है नंदन जी। सच कहूँ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा घर परिवार मिलेगा। मैं गरीब घर से थी और आज इतने बड़े अमीर घर की बहू हूँ। ये सपने के जैसा है। भाभी आप दिल की बहुत अच्छी हैं और अच्छे लोगों को खुशियाँ मिले, ये तो भगवान की मर्जी है। ससुराल के पहले दिन पूनम जब खाना बनाने किचन में जाती है तो वहां सब कुछ पहले से बनकर तैयार था। जेठानी जी, ये खाना किसने बनाया? देवरानी जी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इस घर में सब कुछ करने के लिए नौकर चाकर हैं। तुम इस घर की दुल्हन हो, बस खुश रहो। चलो खाना खाते हैं। पूनम की सास और जेठानी उसे अपने हाथों से खिलाती है। एक पल के लिए भी पूनम के ससुराल वाले उसे उसके मायके की याद नहीं आने देते। वो सब उसे खूब प्यार देते हैं और फिर कहते हैं बेटी को खुश देखकर तो माता पिता भी हर हाल में खुश रह लेते हैं।